मेंटोस का ऐड आपने जरूर देखा होगा, जिसमें कहते हैं ना कि दिमाग की बत्ती जला दे। आज जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, उसे देखकर आपके भी दिमाग की बत्ती जरूर जल जाएगी। 5 साल पुरानी बात है, जब हम और आप 5 साल छोटे थे। अब 5 साल पहले तो 5 ही साल छोटे होंगे ना, लेकिन जानते हैं ये वही दिल्ली थी, ये वही संसद भवन था, वही लोग थे, वही पार्टियां थी, वही हंगामा था, वही अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा थी, सब कुछ वही था दोस्तों। और आगे सुनाऊं क्या, इमोशनल हो जाएंगे। तो क्यों ना 5 साल पुरानी जो बाइट है, बयान है, उसी के जरिए बातचीत ही कर लेते हैं। आपको शायद और मजा आए, वरना यहां तो रोना धोना पड़ेगा। तो सबसे पहले खड़गे साहब से बात करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर क्या कहेंगे खड़गे साहब? सरकार चर्चा से भाग रही है, चर्चा नहीं करना चाहती है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर मूव हुआ और उसमें बहुत से उनके पोल अगर खुल गए, बहुत सी बातें अगर बाहर आ गई, तो उनको बहुत बड़ा धक्का लगेगा, उनके इमेज को, उनके गवर्नमेंट को, और आने वाले चुनाव में भी इसका परिणाम होगा। क्यों आनंद शर्मा जी, ये जो खड़गे साहब अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं क्या? अविश्वास इस सरकार पर, क्योंकि सरकार ने धोखा दिया है देश की जनता को। सरकार ने धोखा दिया है, फिर इससे क्या होगा? अब इसका जवाब अखिलेश भैया जी से ही ले लेते हैं। देश की जनता चाहती है कि देश को नया प्रधानमंत्री मिले। हम नए प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि नया प्रधानमंत्री बनेगा। वाह, नया प्रधानमंत्री मिलेगा, सुन रहे हैं ना? इसीलिए मैं ऐड वाली बात बताया था। लेकिन पुनिया साहब, ये मोदी सरकार तो बहुमत में है, आखिर ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है, या फिर क्यों लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है उनको सेंसर करने के लिए, उनको वार्न करने के लिए, उनको क्वेश्चन करने के लिए। लेकिन सरकार से क्वेश्चन करेगा कौन, और वो भी मोदी जी से? 15 मिनट का हमें भाषण मिल जाए पार्लियामेंट हाउस में, प्रधानमंत्री सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। अरे बाप रे, मोदी जी खड़े नहीं हो पाएंगे। राहुल गांधी ने सीधे चुनौती दे दी, लेकिन सोनिया गांधी ने तो जादू दिखाया। और आप रिपोर्ट देखिए ना, और कहा कि कौन कहता है हमारे पास बहुमत नहीं है। देख रहे हैं ना? और जानते हैं, इसके बाद झूठे आरोप लगाकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और फिर इसे ही अपनी जीत बताने लगे। सुन लीजिए। विपक्ष की पहली जीत हो गई है कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए स्वीकृति मिल गई है। तो मैं समझता हूं कि इस पर चर्चा हो, जनता का ध्यान सबकी तरफ जाए, जनता की अदालत में ये बातें जाएं, तो ये विपक्ष का पहली जीत मैं मानता हूं। अब यहां पर टीम इंडिया के एक और सदस्य अखिलेश यादव का बयान सुनाया था, वो तो सीधे प्रधानमंत्री बदलने चले थे। अब अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो उन्हीं के एक नेता से, उन्हीं की पार्टी का जब स्टैंड पूछा जाने लगा, तो वो तो गाली देने लगे। पार्टी का क्या स्टैंड है? किस पे? आप नहीं जानते क्या स्टैंड? बता दीजिए। नहीं बताऊंगा। यानी रोज पूछते हो, बता दीजिए। बिल्कुल समझते हो क्या हम लोगों को? और हाँ, यहाँ ये भी याद दिलाना जरूरी है दोस्तों कि जो राहुल गांधी 15 मिनट में भूकंप लाने वाले थे अविश्वास प्रस्ताव के दौरान, जानते हैं क्या हुआ? जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई तो उन्होंने संसद के भीतर एक ऐसी शर्मनाक हरकत की जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। भाषण क्या दिया वो तो आपको क्या पता, आप खुद ही सोचिए। लेकिन वो सीधे प्रधानमंत्री मोदी के गले पड़ गए और उसके बाद आंख मारने लगे। खाया पिया कुछ नहीं, सब कुछ हो गया। यहां तो मुझे 5 स्टार की जो ऐड है ना, उसकी चर्चा करनी पड़ेगी। कभी कुछ ना करके भी देखो, यानी ईट 5 स्टार, डू नथिंग, कुछ मत करो, लेकिन सब चर्चा में यही जनाब हो गए। और याद रखिए दोस्तों, 5 साल पहले जो ये अश्लील हरकत संसद के भीतर की, उसके बाद बड़ी बेशर्मी के साथ कहने लगे कि उन्होंने प्यार की दुकान खोल ली है। भूल गए हो तो रिपोर्ट देख लीजिए। और इस बार तो उन्होंने खुलेआम मोहब्बत की दुकान खोलने की बात की, और जहां जा रहे हैं वहीं खोल रहे हैं मोहब्बत की दुकान। और आप जान लीजिए, ये जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं ना,
भले ही इनके राज्यों में और हर जगह पर नफरत के बीज बोए जा रहे हों, लेकिन कह तो यही रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान खोला जा रहा है। इसलिए जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है ना, तो गनीमत मनाइए कि राहुल गांधी नहीं है, वरना संसद में इस अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान उनके पीछे लोगों को लगाना पड़ता, नहीं तो पता नहीं मोहब्बत की दुकान में क्या हो जाता। खैर रहने दीजिए। पिछले साल, ठीक पिछले 5 साल पहले की बात बता रहा हूं, जुलाई का ही महीना था। 20 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी ने हर सवाल का जवाब दिया, करारा प्रहार किया। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और अहंकार की बात है, ये समर्पण भाव है, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए। और इतना ही नहीं, अविश्वास प्रस्ताव जैसा सबको उम्मीद थी वो गिर गया। 126 मतों के मुकाबले 325 मत से ये गिर गया। आज 5 साल बाद दोस्तों वही कहानी दोहराई जा रही है। यानी ऐसा कुछ है जो सबसे अलग है, जुदा है। आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। मीडिया वाले तो जो कहा जाता है वही रिपोर्ट कर देते हैं। वो बोलते हैं मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं तो खोल देते हैं, वो बोलेंगे प्यार की दुकान खोल रहे हैं, खोल देते हैं। रिसर्च थोड़ी ना करते हैं। लेकिन कुछ तो ऐसी साजिश है दोस्तों, जिसके जरिए जनता पर विश्वास न करके मोदी को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बार गृह मंत्री अमित शाह ने वो काम किया है जिससे कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष लहूलुहान हो गया है। और आज के वीडियो में इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज के वीडियो में उस हंगामे की चर्चा करूंगा जो मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर संसद में चर्चा को लेकर हंगामा किया जा रहा है। वैसे मणिपुर में जो कुछ हो रहा है दोस्तों, उसके बड़े ऐतिहासिक कारण हैं और उसकी जड़ में भी कांग्रेस ही है। इसके बारे में तो मैं बता चुका हूं। लेकिन इस बार मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ही एक वीडियो, पुराना वीडियो निकालकर वायरल किया गया ताकि हंगामा हो सके और पूरी चर्चा के केंद्र में महिलाओं को लाकर प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम किया जा सके। और आप देखिए, जो मैंने आपको पहले कहा था ना, उसी समय कह दिया था जब ये सत्र की शुरुआत हो रही थी कि देखिएगा इसी में सारी चीज़ें बर्बाद कर देंगे। और आप देखिए लगातार हंगामा चल रहा है। लेकिन आपको थोड़ा पुराना लेकर जाना ज़रूरी है दोस्तों। अभी आपको मैंने 5 साल पुरानी घटनाएं दिखाई, एकदम वही स्क्रिप्ट, वही चीज़, वही घटना, वही बवाल, सब कुछ, किरदार भी वही हैं। इसीलिए पुरानी घटनाओं को देखना बहुत ज़रूरी। ये आपको कोई दिखाएगा नहीं दोस्तों। आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया या मतलब सोशल मीडिया में लोग एक घटना को उठाते हैं और जलेबी बनाने लगते हैं। लेकिन आपको मेरे वीडियो में हर लाइन पर एक नई जानकारी मिलेगी। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि पूरी घटनाओं को अगर समझना है तो उसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। कई लोग मुझसे कहते हैं कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो इसकी वजह यही है दोस्तों। तो आप देखिए इससे पहले क्या हुआ था संसद सत्र से। अच्छा, मैं आपको जो बता रहा हूं आपको बड़ा मज़ा आएगा कि कैसे विपक्ष लगातार अपने गोल पोस्ट को चेंज करता रहता है। संसद सत्र से पहले विपक्ष लगातार हमला कर रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी बयान क्यों नहीं देते, हंगामा करते रहे। और उसके बाद कहने लगे कि एक स्टेटमेंट तो दे दीजिए प्रधानमंत्री जी। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने संसद सत्र प्रारंभ होने से पहले ही संसद के परिसर में बयान दिया, खुलकर अपनी बात कही, और वो भी हेडलाइन बनी थी दोस्तों। लेकिन विपक्ष ने अपना गोल पोस्ट बदल लिया। अब कहने लगे कि संसद परिसर में बयान देने से काम नहीं चलेगा,
संसद के भीतर काम बयान देना पड़ेगा, अब देख लीजिए। और इसी मुद्दे पर हंगामा करने लगे। हंगामा करना था ना, पहले स्टेटमेंट की बात की, स्टेटमेंट दे दिया तो संसद के भीतर क्यों नहीं दे रहे हैं, फिर हंगामा शुरू हो गया। लेकिन जब केंद्र सरकार ने कह दिया कि वो बहस कराने के लिए तैयार है, जिसमें गृह मंत्री का भी जवाब होगा, प्रधानमंत्री भी हिस्सा लेंगे, तो फिर विपक्ष ने अपने गोल पोस्ट को बदलते हुए ये कहा कि पहले हमें प्रधानमंत्री का ही स्टेटमेंट चाहिए, फिर इस मुद्दे पर बहस करेंगे। समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे ये अपनी मांग बदल लेते हैं। एक मांग करते हैं, वो पूरा होता है तो मांग ही बदल देते हैं। मैं ये आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन इसे ध्यान से समझिए दोस्तों। भारत एक संघीय व्यवस्था है, फेडरल स्ट्रक्चर है। यहाँ कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य की होती है। ऐसे में सीधे प्रधानमंत्री किसी मुद्दे पर बोलने लगे, ये संभव नहीं है। कानून व्यवस्था के मामले में संसद में गृह मंत्री का जवाब हर दृष्टि से तर्कसंगत है, क्योंकि राज्य को हिंसा से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने आर्टिकल 355 का इस्तेमाल करते हुए राज्य सरकार को हिंसा से निपटने के लिए पूरी मदद की। ऐसा नहीं है कि सरकार गई नहीं, बातचीत नहीं हुई, खुद गृह मंत्री गए थे और सारे मुद्दे को सॉल्व करने का प्रयास किया गया। अब विपक्ष जब अपने तर्कहीन विचारों को सरकार को मानने के लिए बाध्य नहीं कर पाए, आप सोच लीजिए कि ये कोशिश तो कर रहे हैं इनको, लेकिन इनको समझ में आ गया कि सरकार हमारी बात नहीं मानेगी और हम गलत हैं, और ये भी समझ गए कि प्रधानमंत्री मोदी संसद के भीतर बयान देने के लिए तैयार हो गए, तो इन्होंने फिर से अपना गोल पोस्ट बदल लिया। अब क्या मांग करने लगे? अब ये मांग करने लगे कि आर्टिकल 267 के तहत चर्चा होनी चाहिए। आर्टिकल 267 क्यों? क्योंकि इसमें वोटिंग का प्रावधान है। अब सरकार विपक्ष की मंशा समझ गई, उसकी इच्छा चर्चा या संवाद नहीं है दोस्तों, बल्कि पूरी तरह से राजनीति पर है। अन्यथा सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष भी जानता है कि जिस एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है, बल्कि सिर्फ भाजपा के पास 303 सांसद हैं, तो वहां पर आप वोटिंग करा करके क्या हासिल करेंगे? अब देखिए दोस्तों, इन सारी परिस्थितियों में कई गोल पोस्ट मैंने दिखा दिया आपको बदलते हुए। जब विपक्ष समझ गया है कि वो एक्सपोज हो चुका है, तो उसने फिर अपना गोल पोस्ट बदल लिया। अब वो अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, और सारा मीडिया में हो हल्ला शुरू हो गया। इस बात को सरकार भी अच्छी तरह से समझ चुकी है, और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी को एक चिट्ठी लिखी है, और चिट्ठी लिखकर ये गुहार लगाई है कि मणिपुर के मामले में चर्चा करने के लिए आप सहयोग कीजिए। है ना कमाल की बात, गजब हो रहा है ना। अब सोचिए, मणिपुर में चर्चा की मांग सरकार कर रही है और विपक्ष भाग रहा है। होता क्या है कि विपक्ष मांग करता है, सरकार भागती है। यहाँ तो उल्टा ही खेल हो रहा है। यानी केंद्रीय गृह मंत्री ने गजब काम किया। और ये चिट्ठी क्या, आप जिसको बड़े ध्यान से देख लीजिए क्या लिखा है। अमित शाह ने लिखा है अधीर रंजन जी को, मैं आपको ये पत्र लोकसभा में मणिपुर की घटनाओं पर चर्चा के लिए आपके सहयोग मांगने के लिए लिख रहा हूं। आप बड़े ध्यान से देखिए। लोकसभा हमारे जीवंत लोकतंत्र की आधारशिला है। देखिए, खुद लिख रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं मणिपुर भारत का एक महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्य है। मणिपुर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत न केवल मणिपुर बल्कि संपूर्ण भारत की संस्कृति का गहना है। और आखिर में देखिए क्या लिखते हैं, इस कठिन समय में सभी पार्टियां दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मणिपुर की जनता के साथ खड़ी रहें। फिर आगे बढ़िए, दो पन्ने का है, विपक्ष की मांग है कि सरकार द्वारा मणिपुर पर स्टेटमेंट हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार सिर्फ स्टेटमेंट ही नहीं बल्कि संपूर्ण चर्चा के लिए तैयार है। अब आप सोचिए, वैसे तो ये वही अधीर रंजन चौधरी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, मतलब लोकसभा में सबसे बड़े नेता विपक्ष के, इंडिया के, जो इंडिया गठबंधन बनाया ना उसके,
और उनकी बंगाल में खुद की क्या हालत है ये भी आपने देखा। उस इंडिया ने छोड़ दिया इसको अकेला, लड़ते रहो मरते रहो। वो रो रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहे हैं। लेकिन खैर लोकसभा में सबसे बड़े नेता हैं, तो अमित शाह ने ये चिट्ठी लिखकर ये एहसास जता दिया है और पूरे देश के सामने कि आखिर विपक्ष की मंशा क्या है। अब इन परिस्थितियों में दोस्तों ये समझना जरूरी है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने ये पत्र लिखकर उन्हें एक्सपोज क्यों किया। विपक्ष की मंशा क्या है? विपक्ष की मंशा सिर्फ एक ही है कि किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को झुकने के लिए मजबूर कर दिया जाए, और इसीलिए इसी मुद्दे पर ये कुछ भी बोल रहे हैं। ये इंडिया नाम तो रख लेते हैं, लेकिन विदेश में भी भारत को बदनाम करने से नहीं चूकते हैं। विपक्ष की परेशानी भाजपा से नहीं है दोस्तों, एनडीए से भी नहीं, बल्कि इनकी परेशानी सिर्फ एक आदमी से है, नरेंद्र मोदी। आपको बार बार याद दिलाता हूं, आप इसे गांठ बांध कर रख लीजिए। और यही वजह है कि आप देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया तो पूरे विपक्ष ने इस समारोह का बहिष्कार किया और मुद्दा ये बनाया कि मोदी नहीं कर सकते, कोई भी कर ले, लेकिन मोदी नहीं कर सकते। ये वही कांग्रेस है जो इस देश की हर प्रॉपर्टी का नाम सिर्फ अपने घर के प्रधानमंत्री, जो गांधी परिवार के प्रधानमंत्री, उसी के नाम पर कर देते हैं, लेकिन इस देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री से ये नहीं चाहते कि वो संसद का उद्घाटन कर दे। दरअसल इसकी वजह समझिए, ये गांधी परिवार भ्रष्टाचार के कई मामलों में फंसा है और राहुल गांधी तो सरनेम एक जाति को गाली देने के मामले में अपनी सदस्यता तक गंवा चुके हैं। और ऐसे में ये किसी भी कीमत पर चाहते हैं कि मोदी जी को बदनाम कर दिया जाए, उन्हें बेदखल कर दिया जाए, और प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करने का ही उद्देश्य है दोस्तों। कि याद रखिए, आपको मैं दिखाता हूं कि पिछले सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम जवाब दे रहे थे तो विपक्ष लगातार हल्ला मचाता रहा, 1 मिनट के लिए भी बोलने नहीं दे रहा था। और तभी प्रधानमंत्री मोदी को यह कहना पड़ा कि देश देख रहा है, एक अकेला कितनों पर भारी है। और जो बवाल आज मणिपुर के नाम पर किया जा रहा है, वही बवाल आप याद रखिए उस समय अडानी के नाम पर किया गया। पूरा सत्र जो पिछला था वो इसी मुद्दे के कारण बर्बाद हो गया। लेकिन जानते हैं, जब सत्र बर्बाद हुआ तो विपक्ष ने केंद्र सरकार पर ही आरोप लगा दिया कि सरकार ने पूरे सत्र को बर्बाद कर दिया है। अब आप एक मजेदार चीज देखिए, अडानी मुद्दे पर किया गया ना, आज तो अडानी का मुद्दा गायब हो गया। कहाँ गया? क्यों चर्चा नहीं करते, क्यों बात नहीं करते? अब सदन के सामने एक नया मुद्दा ले आए हैं, मणिपुर का मुद्दा। और इसी तरीके से याद रखिए दोस्तों कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने राफेल की खरीद का मुद्दा बनाया था, संसद में जबरदस्त हंगामा किया था। उस समय विपक्ष की मांग थी कि प्रधानमंत्री मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफे की मांग के साथ साथ जेपीसी जांच की भी मांग की जा रही थी। और आज तो संसद की सदस्यता खो चुके हैं ना, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री मोदी को राफेल पर बहस करने की चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने क्या कहा था, भूल गए हो? आपको याद दिलाता हूं कि मोदी मुझसे 20 मिनट भी राफेल पर बहस नहीं कर सकते हैं। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय की बात बता रहा हूं, जब प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब देना शुरू कर दिया तो राहुल गांधी अपने पार्टी के सभी लोगों को साथ लेकर बाहर निकल लिए। यही हकीकत है दोस्तों। आज तो संसद में नहीं है। मुझे तो कई बार लगता है कि जो मोहब्बत की दुकान इन्होंने 5 साल पहले खोली थी ना, इस बार संजय सिंह को जिम्मेदारी दे दी है, लेकिन वो भी फंस गए। अब तो राज्यसभा में जा ही नहीं पाएंगे, पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए। तो इसका मतलब है कि एक ऐसी कहानी है जिसे इतनी आसानी से समझा नहीं जा सकता है दोस्तों, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने परिवार पर लगने वाले आरोपों को एक जैसे कहते हैं ना, एक दायरा दे दिया है, एक उसे मतलब पर्दा दे दिया, उस पर्दे का नाम दे दिया है इंडिया। साथियों, इस देश में लोकतंत्र की स्थापना
उसका अपना एक महात्म्य है, क्योंकि इस देश की 140 करोड़ जनता हर 5 साल में अपने लिए प्रतिनिधि चुनती है, ताकि वो संसद में बैठकर उन सवालों को उठा सकें जिससे इस देश का महत्वपूर्ण विषय जुड़ा होता है। लेकिन अगर यही लोग अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अपने अहंकार को प्रदर्शित करें, लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के एजेंडे को लागू करने की कोशिश करें, तो याद रखिए उन महापुरुषों का अपमान करते हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने अपने लहू से सींचकर इस देश को निर्मित किया, इस देश को आज़ादी दिलाई है। और इसीलिए ये कहना पड़ेगा कि आज कांग्रेस और पूरा विपक्ष सिर्फ अपने नाम में इंडिया लगाकर देश के साथ विश्वासघात कर रहा है। ये उन्हीं रास्तों पर चल रहा है जिस रास्ते पर चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश में एक राजशाही परिवार की सत्ता स्थापित कर दी। और याद रखिए, कहीं वो पुराना दौर वापस तो नहीं लौट रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।